गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे प्री एम्प्टिव के अंदर आने वाले सीपीयू शेड्यूलिंग को कैसे सॉल्व करते हैं। प्री एम्प्टिव सीपीयू शेड्यूलिंग के अंदर एसआरटीएफ, एलआरटीएफ और राउंड रॉबिन, इन 3 एल्गोरिदम्स को हम देखेंगे। उसके बाद और भी एल्गोरिदम्स होती हैं इसके अंदर, जिसे आगे की वीडियो में देखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम एसआरटीएफ, एलआरटीएफ और राउंड रॉबिन को ही देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एसआरटीएफ को। इसको शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ये भी सेम टू सेम आप कह सकते हैं कि एफसीएफएस और एसजेएफ का कॉम्बिनेशन है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन देखिए, ऐसा है कि इसमें जो क्वेश्चंस होंगे तो उसमें सबसे पहले तो हमें अराइवल टाइम चेक करना होगा, उसके बाद बस टाइम चेक करना होगा। और हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से बस टाइम ही चेक करना होगा। चलिए, हमारे सामने एक क्वेश्चन है जिसमें हमने 4 प्रोसेस ली हैं, P1, P2, P3 और P4, जिसके अराइवल टाइम 0, 1, 2, 3 हैं और बस टाइम 8, 4, 3, 5 है। अब देखिए, हम आपको एक सरल तरीका बताते हैं कि जब भी आप कोई भी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स को सॉल्व करें तो सबसे पहले गैंट चार्ट के साथ साथ आप रेडी क्यूब बनाते चलतिए। रेडी क्यूब बनाने से क्या होता है कि आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, ज़्यादा जोर नहीं देना पड़ता कि हम इसके बाद कौन सी प्रोसेस आएगी, क्या होगा, कैसे होगा। इसलिए मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि आप गैंट चार्ट के साथ साथ रेडी क्यूब बनाते चलिए। ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि आपका जो क्वेश्चन है वो कभी गलत नहीं होगा और कभी आपको कठिनाई भी नहीं आएगी। देखिए कैसे, हमने बताया हमारे पास 4 प्रोसेस हैं, P1, P2, P3 एंड P4। P1 प्रोसेस हमारी अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका अराइवल टाइम कम है, मतलब जो कौन सी प्रोसेस सबसे पहले आई है। तो सबसे पहले आने वाली हमारी प्रोसेस जो थी, तो वो कौन सी प्रोसेस है? वो प्रोसेस है P1। हमने P1 को रेडी क्यूब में डाल दिया। P1 सबसे पहले आई। P1 को हमने जैसे ही रेडी क्यूब में डाला, अब P1 0 समय में रेडी क्यूब में आई और P1 को हमने रेडी क्यूब में डाल दिया। सबसे पहले P1 आई, तो अब हम उसे लिखेंगे GC में, गैंट चार्ट में। मतलब गैंट चार्ट का मतलब है कि रेडी से रनिंग में आना, रेडी से रनिंग में आ जाना, ये होता है गैंट चार्ट। एक तरीके से आप उसे रनिंग क्यू भी समझ सकते हैं। हम P1 को यहाँ लाते हैं और P1 को 0 से 1। एक बात हम आपको बताएं कि SRTF में, प्री एम्प्टिव सीपीयू शेड्यूलिंग में, आप कंटिन्यू किसी प्रोसेस को सीपीयू नहीं दे सकते हैं। जैसे नॉन प्रीएम्प्टिव में था कि अगर आपने सीपीयू किसी प्रोसेस को दे दिया तो तब तक आप उससे नहीं ले सकते हैं जब तक कि उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता है। लेकिन प्री एम्प्टिव में ऐसा नहीं है, हम उसे प्रीएम्प्ट भी कर सकते हैं, हम उससे उसका सीपीयू ले सकते हैं। इसलिए इसमें आप हमेशा, इसमें टाइम क्वांटम दिया रहता है, टाइम क्वांटम दिया रहता है। अगर टाइम क्वांटम नहीं दिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट आप 1 यूनिट मान के चलिए। 1 यूनिट हमेशा मान के चलिए कि किसी भी प्रोसेस को सिर्फ एक ही यूनिट चलाना है। जैसे P1 हमने लिया, क्योंकि ये सबसे पहले आया था, P1 को हमने रेडी क्यूब में डाला। अब रेडी क्यूब से रनिंग क्यूब में डाला, रनिंग क्यूब में 0 से 1 तक हमने इसको चलाया, 0 से 1 तक हमने इसे चलाया। अब इसके बाद देखेंगे कि 1 समय तक, 1 टाइम तक कोई और प्रोसेस भी आई है। हाँ, P2 भी आई है, इसलिए P2 को भी हम यहाँ रेडी क्यूब में डाल देंगे। अब देखिए, अब हम चूँकि ये भी देखते हैं कि बस टाइम जिसका कम हो उसको लेते हैं। अब देखिए, यहाँ हमारे पास 2 प्रोसेस है। पहले हमने P1 को एग्जीक्यूट किया 1 टाइम, इसका एग्जीक्यूशन टाइम मतलब बस टाइम कितना था? 8 में हमने 1 टाइम उसको यूज कर लिया, एग्जीक्यूट कर लिया, बचा कितना? 7। और P2 1 समय में आया था जिसका एग्जीक्यूशन टाइम 4 है, इसका 7, इसका 4। 1 मिनट, इसका बचा 7, इसका अभी 4 है, उसे मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया। अब दोनों में से देखिए, चूँकि दोनों हमारे पास रेडी क्यूब में आ चुकी हैं, तो दोनों में से देखिए कि बस टाइम किसका कम है। बेशक P2 का कम है, हम P2 को यहाँ ले लेंगे। यहाँ हम लिखेंगे P2
P2 को यहाँ लिखेंगे और इसे चलाएंगे कितना 1 यूनिट, 0 to 1 1 to 2। अब हम चेक करेंगे कि 2 टाइम यूनिट तक कोई भी और प्रोसेस आई है। हाँ आई है, P3 आई है। P3 को हम रेडी क्यू में डाल लिए। अब यहाँ देखिए हमने अभी P2 को चलाया 1 यूनिट, तो बचा कितना 3 हो गया, ये हमने चलाया तो। और P3 का कितना है 3 है, P3 भी 3 है। अब देखिए अब हमारे पास 3 प्रोसेस हैं रेडी क्यूब में, P1 P2 P3। सबसे पहले P1 आई, फिर P2 आई, फिर P3 आई। ये लिखने के हिसाब से आपको पता चल रहा होगा, पहले P1 आई, फिर P2 फिर P3। अब यहाँ हम देखेंगे कि P2 को अभी कितना टाइम चाहिए 3, P3 को कितना टाइम चाहिए 3। इसलिए हम पहले किसको लेंगे, जो पहले आई है। ये पहले आई है, P2 पहले आई ना, इसलिए इसको लेंगे पहले। क्योंकि दोनों का बर्स्ट टाइम समान हो गया है, इक्वल हो गया है, इसका भी 3 हो गया, इसका भी 3 हो गया। तो अब अगर दोनों का बर्स्ट टाइम समान हो जाए तो हम अराइवल टाइम देखते हैं कि पहले आई कौन, तो पहले P2 आई। इसलिए हम P2 को फिर से रनिंग क्यूब में डालेंगे और 1 यूनिट 2 to 3 चलाएंगे। अब देखिए 1 यूनिट चलाया P2 को, तो P2 3 से 2 हो गया, ये 3 से हो गया 2। अब फिर से चेक करेंगे हम कि इन तीनों में ब्रश टाइम किसका सबसे कम है। तो किसका कम है, P2 का अब भी कम है, इसका 7, इसका 2, इसका 3 है, अब भी कम है। और P2 पहले भी आया था इससे, इसलिए P2 को फिर देंगे। अगर वैसे देखिए जैसे P2 को हमने 2 बार दिया, 2 हो गया। अभी एक बार और अगर 1 यूनिट दें तो यहाँ 1 हो जाएगा, फिर भी तो इन दोनों से कम ही रहेगा ना, इससे और इससे तो कम ही रहेगा। इसलिए हम इसको डायरेक्ट पूरा चला देते हैं, 2 यूनिट चला देते हैं। जैसा आप मतलब चला भी सकते हैं, जैसे हमने डायरेक्ट भी चला सकते हैं P2 को। अगर यहाँ डायरेक्ट 3 to 5 कर लिख देते हैं, मतलब 2 टाइम उसको अभी जो बच्चा है तो उसको डायरेक्ट दे दें, क्योंकि दोबारा भी हमको उसी को चलाना पड़ेगा। अगर चलिए हो गया, हम सिंगल ही देते हैं, 3 to 4 भी चलाते हैं, 3 to 4 चलाते हैं। ये आपका हो जाएगा 1, अब 1 बचा सिंगल। अब इसका अब भी इससे कम है, ये इससे अब भी ये कम है, फिर से उसी को चलाना पड़ेगा, P2 को फिर से देना पड़ेगा। ये हो गया 5। अब P2 का खेल ख़त्म। अब देखिए कि यहाँ जो 3 समय था हमारा, उस समय पर जैसे हमने जब 3 टाइम तक चलाया था P2 को, उस समय हमारी एक प्रोसेस और आ रही थी P4, जिसको हमने रेडी क्यू में नहीं रखा था, उसको रख लेते हैं P4। लेकिन उसको रखते भी तो इसका बस टाइम सबसे मतलब ज़्यादा ही है, इसलिए P2 को चलाना तो कंपलसरी था। अब देखिए चारों प्रोसेस हमारी यहाँ आ गई हैं, 0 पे ये आई, 1 पे ये आई, 2 पे ये आई, 3 पे ये आई। अब देखिए P2 जो था, P2 का खेल हो गया ख़त्म, क्योंकि इसने पूरा अपना टाइम ले लिया है। अब बची 3 प्रोसेस, P1 P3 P4। अब इसमें सबसे पहले हमें चेक क्या करना होता है कि बस टाइम किसका कम है, ये चेक करना होता है। तो किसका कम है बस टाइम, P3 का कम है 3, P3 का 3 है ना, इसका 5 है, उसका 7 है, 7 बचा है अभी। तो इसलिए हम P3 को यहाँ लेंगे, P3 को लेंगे। अभी आप अराइवल टाइम मत देखिए, क्योंकि अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग, अराइवल टाइम हम तब चेक करते हैं, एक तो फर्स्ट टाइम अराइवल टाइम देखेंगे, और दूसरी चीज़ बीच में कब देखते हैं, जब कभी ब्रश टाइम किसी 2 प्रोसेस का ब्रश टाइम सेम हो जाए, तब हम अराइवल टाइम चेक करते हैं। लेकिन अभी तो सेम है नहीं, इसलिए चेक नहीं करेंगे, P3 को सीधा सा दे देते हैं। P3 हमारा आ गया। अब P3 को चाहिए कितना, 1 यूनिट ही देंगे, 5 to 6। अब चेक करेंगे, इसका बचा 4, इसका बचा 1 मिनट, हाँ 1 यूनिट P3 को दिए, तो इसका हो गया 2, ये अब भी 5 है, ठीक। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये अब भी 5 है, तो ये है कम, ये अब भी कम है, 5 और 7 से अब भी कम है। एक और चलाएंगे 1 यूनिट, फिर भी कम ही रहेगा, इसलिए डायरेक्ट उसी को दे देते हैं। P3
को डायरेक्ट 2 यूनिट दे देते हैं तो 6 2 8 हो जाएंगे, 8 तक वो चले अपना। अब इसका भी खेल हो गया ख़त्म। अब बचे P1 P4। अब वैसे तो देखा जाए तो P1 P4 में P1 पहले आया था, लेकिन P4 का ब्रश टाइम जो है कम है P1 की अपेक्षा। और हम पढ़ क्या रहे हैं, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। जिसका रिमेनिंग टाइम शॉर्ट रहेगा, कम रहेगा, उसको पहले लेंगे, इसलिए हम लेते हैं P4 को। अब P4 को आप इतना तो समझ गए हैं कि 1 1 चलाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट चला देंगे। क्योंकि P4 को अगर हम 1 यूनिट चलाते हैं तो ये हो जाएगा, हाँ, ये 5 से 4 हो जाएगा, फिर भी 7 से कम रहेगा। फिर हम चलाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, फिर भी 7 से कम रहेगा। फिर हम चलाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, फिर भी 7 से कम रहेगा। फिर भी हम चलाएंगे तो 1 हो जाएगा, फिर भी ये 7 से कम ही होगा, इसलिए इसको डायरेक्ट चला देते हैं। P4 को यहाँ लेके 8 और ये 5 टाइम्स उसको चला देते हैं डायरेक्टली, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ 13। अब उसके बाद ये भी, इसका भी टाइम ओवर। अब बचा कौन, P1। अब P1 लास्ट में बचा तो उसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, कोई है नहीं प्रोसेस, तो सीधे P1 को हम यहाँ रख के और इसको चला देते हैं। कितना उसका टाइम बचा था, 7, तो हम 7 दे देते हैं, तो 13 और 7 हो जाएगा 20। ये हो गया। अब यहाँ आपका गैंट चार्ट बन के तैयार। अब सोचिए रेडी क्यूब का कितना महत्व था यहाँ। अब इसके बाद हमको निकालना क्या होता है, कंप्लीशन टाइम। दोस्तों, कंप्लीशन टाइम निकालने के लिए हमेशा आप इस डायरेक्शन में मूव करिए, इस डायरेक्शन में हमेशा मूव करिए। गैंट चार्ट में हमेशा इस डायरेक्शन में मूव करिए, लेफ्ट हैंड साइड जाइए। इससे क्या होता है, कंप्लीशन टाइम आप जल्दी फाइंड आउट करेंगे। देखिए P1 समाप्त कब हुआ, 20। P1 और 20 देखिए, लास्ट पॉइंट 20। P1 को हमने लिख दिया 20, P4 13 पे समाप्त हुआ, P4 का हमने लिख दिया 13। P3 ये लिखा है ना, 8 पे समाप्त हुआ, 8, इसलिए इसको लिख देंगे 8। अब उसके बाद P2 5 पे, तो यहाँ लिख दिया हमने 5। हमको यहाँ तक चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये बेनिफिट होता है, अगर हम इधर से इधर चलें तो हमको लास्ट तक देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें पहले ही मिल जाता है। अब CT हमारे पास मिल गया। अब हमको निकालना क्या है, TAT, टर्न अराउंड टाइम, WT वेटिंग टाइम, और RT रिस्पॉन्स टाइम। तो हम TAT कैसे फाइंड आउट करेंगे, TAT फाइंड करने के लिए CT माइनस AT करते हैं। तो 20 माइनस 0 ये 20 हो जाएगा, 5 माइनस 1 ये 4 हो जाएगा, 8 माइनस 2 ये 6 हो जाएगा, 13 माइनस 3 ये 10 हो जाएगा। अब उसके बाद हम देखेंगे वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, TAT माइनस PT। तो 20 माइनस 8 ये हो जाएगा 12, 4 माइनस 4 0, 6 माइनस 3, 10 माइनस 5। अब ये रिस्पॉन्स टाइम कैसे निकलेगा कि जिस समय पर आपकी प्रोसेस को फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स मिला हो, वो टाइम होता है रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है कि जिस समय पर आपको आपकी प्रोसेस को फर्स्ट टाइम CPU मिला और माइनस अराइवल टाइम। तो हम रिस्पॉन्स टाइम फाइंड आउट करने के लिए इधर से इधर चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड चलेंगे, राइट हैंड साइड, और इसमें चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए राइट हैंड साइड चलने का फ़ायदा क्या है कि हमने स्टार्ट इधर से किया था, तो हमें क्या चाहिए, क्या किस समय पर किस प्रोसेस को फर्स्ट टाइम CPU दिया गया। जैसे P1 को किस समय पर दिया गया था, 0 समय पर पहली बार दिया गया था, तो 0 और माइनस 0, इस 0 को हो जाएगा 0। P2 को कब दिया गया था, 1 पे, 1 माइनस 1 0। P3 को कब दिया गया, 5 पे, और इसका अराइवल टाइम क्या है, 2, 5 माइनस 2 3। P4 को कब दिया गया, 8 पे, इसका अराइवल टाइम क्या था, 3, तो 8 माइनस 3 ये हो जाएगा 5। अब इसका CT TAT WT RT निकल गया। अब हमें निकालना क्या होता है, अगर एग्जाम में पूछे तो हमें निकालना होता है
एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम। तो हम एवरेज टर्न अराउंड टाइम यहीं देख लेते हैं। देखिए एवरेज टर्न अराउंड टाइम में क्या होगा, एवरेज टर्न अराउंड टाइम का हो जाएगा आपका 20 + 0 + 3 + 5 और डिवाइड बाई जितनी प्रोसेस हैं 1 2 3 4 प्रोसेस हमारे पास हैं। तो 80 इसका इस सभी को ऐड कर दीजिए। 20 + 5 3 8 एंड 1 मिनट, ये मैंने 20 CT का हो गया है। 1 मिनट, इसको क्या करना है कि देखिए अराइवल एवरेज टर्न अराउंड टाइम फाइंड आउट करने के लिए आप टर्न अराउंड टाइम में आए हुए जितने भी डिजिट्स हैं उन जितना भी टर्न अराउंड टाइम का जो भी आया है, P1 का जो आया है, P2 का जो आया है, P3 का जो आया है, P4 का जो आया है, उन सभी को ऐड कर दीजिए। जैसे 20 + 4 + 6 + 10 डिवाइड बाई जितनी प्रोसेस हैं उसको कर दीजिए। तो हम इसको करेंगे तो 20 और 6 4 10 हो जाएगा। 10 ये 10 10 20 20 20 40 डिवाइड बाई 4, ये कितना हो जाएगा 10 ms मिली सेकेंड। उसी तरीके से हम वेटिंग टाइम निकाल लेंगे। वेटिंग टाइम निकालने के लिए यहाँ हम देख लेते हैं एवरेज वेटिंग टाइम इज इक्वल टू, वेटिंग टाइम के सारे डिजिट्स को जोड़ दीजिए। 12 + 0 + 3 + ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 4। तो इसमें आपका कितना आ जाएगा 5 3 8 और 12 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा और डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5 मिली सेकेंड। ये रहा आपका क्वेश्चन। अगर समझ में आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे साथ इतनी समय तक बने रहे।